हेलो क्लास बच्चों। आज मैं आपको प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रसार शिक्षा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रसार शिक्षा क्या है और ये किन लोगों के लिए चलाई जाती है और इसका क्या काम है। प्रसार शिक्षा के काम के साथ साथ प्रसार शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी हैं जिनके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। प्रसार शिक्षा गांव में चलाई जाती है और ग्रामीण जनता को उनकी सुख सुविधाएं उन्हें मुहैया कराना या उनका जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा बनाना या उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाना ही ग्राम प्रसार शिक्षा का ध्येय रहा है। हार्ने ने भी कहा है कि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, उनके लिए भूमि जल पशुधन की समुचित व्यवस्था करना, उसके उपयोग के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना ही प्रसार शिक्षा का मूल लक्ष्य है। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, उसके ज्ञान में परिवर्तन और उसके वातावरण में परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन ला करके उसकी जो स्थिति होती है उस स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। यानी कि अगर हम लोग ये कहें कि ये एक अनौपचारिक शिक्षा है तो ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें हम उन कार्यक्रमों को लेकर चलते हैं या उन योजनाओं को लेकर चलते हैं जिनसे लोगों का उत्थान हो सके, वो आगे बढ़ सके। जैसे कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं या उन्हें किसी ज्ञान के बारे में, किसी सूचना के बारे में हमें उनको जानकारी देनी होती है, तो हम वहाँ पर कई चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि उनका ज्ञान का स्तर कितना है, ये जानकारी उनके लिए कितनी उपयोगी है, इस जानकारी से वो कितना फायदा उठा सकते हैं, या जो स्कीम या जो जानकारी हम उनके लिए लेके आए हैं ये उनके किस क्षेत्र को आगे लाएगी। यानी कि वो उनके शिक्षा के क्षेत्र को आगे कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे कर रही है, या उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है, किस क्षेत्र में है। ये सारी चीजें जब हम उनको अच्छे से समझा देते हैं तब जाकर के कहीं लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रसार शिक्षा जब प्रारंभ की जाती है या जब प्रसार शिक्षा की बात की जाती है तो उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। और जो उसके उद्देश्य हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो जो जहाँ पर ये शिक्षा दी जा रही है या जिन लोगों के लिए इस शिक्षा की व्यवस्था की गई है उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें कि खुलापन हो, मतलब लोग अपनी बातें आपसे कह सकें और आपकी बातें आसानी से समझ सकें। लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाया जाए, उनकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, उन्हें अपना काम स्वयं यानी कि स्वयं कार्य को सीखने और करने की शक्ति, इस तरह का वातावरण उन्हें दिया जाए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने, स्वच्छता के लाभ और अपने स्वास्थ्य के लिए सोचने की व्यवस्था, इस तरह की चीजें उन्हें बताई जाए या उन्हें आगे बढ़ने के वो सभी अवसर प्राप्त कराए जाए जो उनके लिए आवश्यक है। ये तो प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके साथ ही अगर हम प्रसार शिक्षा की बात करें तो प्रसार शिक्षा के कुछ निम्नलिखित उद्देश्य बनाए गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षा प्रारंभ की जाती है या प्रसार शिक्षा का कार्य प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्ण किया जाता है। इन उद्देश्यों के अंतर्गत जो पहला उद्देश्य आता है वो है शैक्षिक उद्देश्य। यहाँ हम लोग शैक्षिक उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी प्रसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में भी डिस्कशन इसी वीडियो में किया गया है। लेकिन जो हमारा प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों का पहला पॉइंट है वो है शैक्षिक उद्देश्य। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन लाने के साथ साथ उसकी सोचने और समझने की शक्ति को भी मजबूत किया जा सकता है। यानी कि जब व्यक्ति किसी चीज को लेकर सोचना प्रारंभ करता है तो वो अपनी समस्याओं को समझता है और जब समझता है तो उन्हें उनका समाधान भी वो स्वयं प्राप्त कर लेता है या उनका समाधान प्राप्त करने के लिए जो रास्ते होते हैं वो उसे समझ में आने लगते हैं। ज्ञान के विकास हेतु मनुष्य को जिन सूचनाओं की आवश्यकता होती है उन सूचनाओं को जोड़ना आत्मोन्नति का महत्वपूर्ण चरण है और ये सूचनाएं शिक्षा के माध्यम से ही उन लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। यानी सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है या फिर जो योजनाएं उनके लिए लाभप्रद हैं उन योजनाओं का कैसे वो अपने जीवन में उतारेंगे, उन योजनाओं को कैसे वो लाभान्वित होंगे, ये वो तभी निर्धारित कर सकते हैं जब वो शिक्षित हो या उनका शैक्षिक स्तर ठीक ठाक हो।
यानी उनके अंदर ज्ञान को धारण करने की शक्ति तो होनी चाहिए। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान स्तर बढ़ाने, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के साथ साथ उनकी कार्यक्षमता और कौशलों को विकसित करना भी रहा है। यानी जब हम प्रसार कार्यक्रम की बात करते हैं तो प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत युवा शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा, इन सब पर भी जोर दिया जाता है। इसका जो मेन एम है वो यही होता है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, उनके अंदर जो अंधविश्वास है या जो कुरीतियां हैं जिनको वो वर्षों से ढोते चले आ रहे हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से दूर किया जाए, ताकि वो चीजों को नए तरीके से सोच सकें और जो नई नई चीजें आ रही हैं उनको वो आसानी से अपने जीवन में धारण कर सकें। जैसे शिक्षा के अभाव में ही लोग बाल विवाह पर ज्यादा जोर देते हैं गांव में। शिक्षा के अभाव में ही लोग कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसकी वजह से डॉक्टर के पास जाने से पहले उनका घरेलू उपचार करते हैं। कुछ घरेलू उपचार अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ समय तक, बहुत लंबे समय तक घरेलू उपचार करते रहने से हो सकता है कि जो रोगी व्यक्ति है उसको असहनीय पीड़ा या दर्द को भी सहना पड़ सके। इसलिए शिक्षा जो है वो व्यक्ति के सोच में जो परिवर्तन लाती है उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो प्रसार शिक्षा के अंदर जो शैक्षिक उद्देश्य रखे गए हैं उसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि जो व्यक्ति है हमें उसकी सोच में परिवर्तन लाना है, उसके ज्ञान स्तर में परिवर्तन लाके उसे इस योग्य बनाना है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने आप को भी समाज में अच्छा और ऊंचा उठा सके। प्रसार शिक्षा के द्वारा ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें जागरूक बनाने के लिए चलाया गया। ये कार्यक्रम भी इसलिए चलाया गया क्योंकि ये उसके शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं उसके भौतिक उद्देश्यों की, यानी कि प्रसार शिक्षा के जो भौतिक उद्देश्य हैं। तो भौतिक उद्देश्य क्या होते हैं? भौतिक सुख सुविधाएं, या ये कह सकते हैं कि जो भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली खुशियां हैं उनको भी भौतिक उद्देश्यों के अंतर्गत रखा गया। जैसे जिससे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं या जो जिसकी वजह से गांव के लोग शहरों की तरफ भागते हैं उनको रोका जा सके। उन्हें भौतिक उद्देश्य के अंतर्गत जो मेन एम था प्रसार शिक्षा का वो यही था कि किस तरह से लोगों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे वो शहरों की तरफ जाना कम करके अपने गांव में ही उन सुविधाओं का उपयोग कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। इसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, आधुनिक सुख सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया गया। कृषि प्रसार के भौतिक उद्देश्य जो थे उनके अंतर्गत जो कृषि से संबंधित चीजें थी, जैसे लोगों का ये मानना था कि जब हम खेती करते हैं और कोई आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाता है या सूखा पड़ जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो हमें उससे बहुत ज्यादा घाटा होता है और हमारी जो जीविकोपार्जन है वो भी नहीं हो पाता सही से, यानी हमारा जीवन भी सही से नहीं चल पाता। तो लोगों को ऐसी चीजों से अवगत कराया गया, ऐसी जानकारियां उन्हें दी गई जिसके द्वारा वो कृषि तो कृषि है, साथ ही कुछ अन्य चीजों के माध्यम से भी वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। जैसे कृषि में भी जो साधारण खेती होती है, जैसे गेहूं, चावल, दाल, इसके अलावा कुछ औद्योगिक खेतियों के बारे में उनको बताया गया कि जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उनको उपजाया जाए, जैसे कि मूंगफली है या राजमा है या फिर सोयाबीन है, इनकी खेती की जाए, मशरूम है इनकी खेती की जाए, तंबाकू है इसका भी अच्छी खेती होती है। इस तरह की चीजों को करके लोग अपना कम समय में और कम खर्च में अच्छा धनोपार्जन कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। भौतिक उद्देश्य के अंदर ही उनको मुख्य धन जो ग्रामीण लोग थे जिनका मुख्य धंधा कृषि ही है, उस तो प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कृषि से संबंधित उनको सारी जानकारियां देना था। उनको जितनी भी आधुनिक कार्य प्रणाली है उन सभी से अवगत कराना भौतिक उद्देश्यों के अंतर्गत ही आता है, ताकि वो उन सुविधाओं का लाभ उठा करके अपने आप को अच्छा बना सके। कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति ये मानता है कि हमारे जीवन का आधार कृषि ही है, मतलब हमको जो भी पाना है या हमें जो भी लगाना है वो अपनी खेती में लगाना है, खेती से ही निकालना है, तो हम उनको ऐसी चीजें, ऐसी सुख सुविधाओं के बारे में बताएं या ऐसे आधुनिक यंत्रों के बारे में, या आधुनिक खाद्य है, आधुनिक बीज हैं, आधुनिक सिंचाई के तरीके हैं और कुछ ऐसी कृषि के क्षेत्र हैं जिनमें कम खर्च में अच्छा धनोपार्जन किया जा सकता है। इस तरह की चीजें
चीजें जो हैं उससे लोगों को अवगत कराना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य था, ताकि लोग इनसे धनोपार्जन करके अपनी भौतिक सुविधाओं को ऊपर उठा सकें, जैसे अच्छी शिक्षा, मनोरंजन और अपने लिए जिसकी वजह से वो शहर की तरफ जाते हैं, लाइट की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, डाकघर की व्यवस्था, यातायात के साधनों की व्यवस्था, इन सब का उपभोग अच्छे से कर सकें। साथ ही इसमें जो परंपरागत उद्योग धंधे थे उनको धनोपार्जन के योग्य बनाया गया, जिसको जैसे कि लोग ये मानकर बैठे थे कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, लोग जो आम समाज है वो इनसे उनको कोई मतलब नहीं है, तो उनको ये समझाया गया कि जो आपके परंपरागत उद्देश्य हैं, मतलब परंपरागत जो उद्योग धंधे हैं, कि जैसे कि कुछ लोग बढ़ई का काम करते हैं, कुछ लोग कुम्हार का काम करते हैं, कुछ लोग मिस्त्री का काम करते हैं, कुछ लोग बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को इकट्ठा करने का काम करते हैं, कुछ लोग ईटा इत्यादि बनाने के लिए, कुछ लोग पशुपालन करते हैं। इस तरह के जो उनके अपने परंपरागत उद्योग धंधे थे, कढ़ाई है और वस्त्र की बुनाई है, कुछ लोग जो है वो घरों पर ही अचार और मुरब्बे तैयार करते थे। इस तरह की जो चीजें थी उनमें भी आधुनिक चीजों को जुड़ा करके, मतलब जो उनका बेहतर हो सके, जिस चीज के द्वारा उनमें ये सुविधाएं लाई जा सकें कि वो उस कार्य की तरफ अपनी रुचि दिखाएं, फिर से उन कार्यों के लिए जो उनके परंपरागत उद्योग धंधे थे फिर से उनकी उसमें रुचि जाग सके। ऐसी योजनाओं को ला करके, ऐसी सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया गया, ताकि वो अपने जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठा सकें, और जो उनके उपभोग की चीजें हैं उनका वो सही ढंग से उपभोग कर सके, उनके अंदर हीन भावना ना आए कि अगर हम इतनी ही मेहनत कहीं और करते तो शायद हमें इससे अच्छा मिलता। ये भावना उनके दिमाग से निकालना भी प्रसार शिक्षा का एक उद्देश्य था, कि हम जहां पर हैं, जो संसाधन हमारे पास हैं, जो भी चीजें हमारे पास हैं, उससे हम बेहतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रसार शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में ही रहता है, और समाज हो या मनुष्य हो, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब बिना मनुष्य के समाज नहीं चल सकता और बिना समाज के मनुष्य नहीं चल सकता। अगर हम सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो जो मानव के विकास में सहायक होते हैं वही सामाजिक परिवेश उसके लिए सही माने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक ऐसे वातावरण की बात करें या एक ऐसे समाज की बात करें जहां पर व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका जाए, या व्यक्ति को बार बार पीछे की तरफ खींचा जाए, या उससे किसी कार्य को करने के लिए बार बार टोका जाए, तो व्यक्ति के अंदर कुंठित भावना जागृत होने लगती है। वो उस काम को करने के लिए उसके अंदर हीन भावना आने लगती है। तो जो प्रसार कार्य का उद्देश्य था, यानी प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य था, एक ऐसा सामाजिक परिवेश बनाना था, एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें सकारात्मक सोच हो, लोगों को नया करने के लिए, नई चीजों को धारण करने के लिए, नए तरीके से सोचने के लिए जागृत किया जाता था। शिक्षा के माध्यम से लोगों को चीजें बताई जाती थी कि क्या आपके लिए ज्यादा अच्छा है, किसमें आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, किसको अपना करके आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, किसके द्वारा आपकी आर्थिक दशा जो है वो सुदृढ़ हो सकती है। इस तरह की चीजें उनको बता करके उनका जो सामाजिक परिवेश था उसको सुदृढ़ बनाने का प्रयास भी प्रसार शिक्षा के माध्यम से किया जाता था, या ये कह सकते हैं कि ये प्रसार शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें लोगों में सहभागिता की भावना, सहयोग की भावना, एकता की भावना, इस तरह की भावनाएं जागृत हो। मतलब अगर हम समाज में रह रहे हैं और हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम अकेले ही चाहकर परिपूर्ण कर लें। हो सकता है हम अकेले उस काम को कर भी लें, तो जब तक दूसरा व्यक्ति उस चीज की तारीफ नहीं करेगा या दूसरा व्यक्ति उस चीज के लिए आपको नहीं बोलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे बड़ी चीज जो है समाज के अंदर, कि हम लोग जब तक एक दूसरे की एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे के कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनते हैं, तब तक वो समाज सही समाज नहीं माना जाता। यानी कि अगर हम एक सफल समाज की बात करें तो वहां पर लोगों के बीच में सहयोग की भावना दिखती है, एकता की भावना दिखती है, लोग एक दूसरे के कार्यों में सहभागिता दिखाते हैं। किसी के घर कोई उत्सव हो या किसी के घर कोई आयोजन किया गया हो, या अगर जो सामाजिक ही रीति रिवाज हैं उनको
निभाने की बात की जाए तो उनके अंदर जो सहयोग और एकता की भावना दिखती है, इसको भी बनाए रखने का कार्य ही इसी उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि लोगों में हम ऐसी भावना का विकास करें, यानी कि जो प्रसार कार्य करता है वो लोगों के ज्ञान में परिवर्तन लाकर प्रसार शिक्षा के माध्यम से ऐसी भावना का विकास करे जिससे लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आगे आए, लोग एक दूसरे के कार्यों में सहभागी हो, उनके बीच में एकता हो, किसी को लेकर के अगर किसी के साथ में कोई समस्या आ जाए तो लोग उसकी समस्या का समाधान करें, मिलकर एक साथ किसी काम को करें और उस कार्य से जो सफलता प्राप्त हो वो पूरे समाज के लिए हो, ताकि पूरे व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज का विकास हो। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, जो सामाजिक उद्देश्य था, वो ये भी था कि उस समाज में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं या जो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जो ऐसी विचारधाराएं जिसकी वजह से उस समाज की वो समाज दबा हुआ है या उस समाज की उन्नति नहीं हो पा रही है, ऐसी विचारधारा को निकाला जाए। कैसे? शिक्षा के माध्यम से, या ये कह लें कि लोगों के ज्ञान में हम परिवर्तन लाएं, लोगों के सोचने और समझने की शक्ति को इतना विकसित करें कि वो जो इस तरह के रूढ़िवादी विचारधारा है, जैसे कि बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, या फिर कह सकते हैं स्त्री शिक्षा है, या बेटी बेटी जन्म को लेकर के कोई कुरीति या कोई अंधविश्वास है, या झाड़ फूक है, जादू टोना है, इस तरह की जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं या फिर जो इस तरह के निगेटिव थॉट्स हैं, उनको दूर किया जा सके और ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें जो स्वस्थ हो, सुगठित हो और जहां पर लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हो, मिलकर काम करते हो और जहां एक दूसरे का के हित के बारे में सोचते हो, ऐसे समाज का विकास करना ही प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अब आता है सामुदायिक विकास। अगर हम समुदाय की बात करते हैं तो सबसे पहले समुदाय को समझ लेना आवश्यक है कि समुदाय होता क्या है। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि अगर हम एक निश्चित क्षेत्र की बात करें तो उसके अंदर जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। यानी एक निश्चित क्षेत्र हम ले लें, किसी भी भूमि का, जहां पर जीवन व्यतीत करने वाले यानी कि रहने वाले व्यक्तियों के समूह को, जिनके बीच में जिनके बीच में जीवन की सभी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। यानी कि हम अगर ये कहें कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के बीच जो व्यक्ति रह रहे हैं, मिलकर एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति उस क्षेत्र में होती रहे, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। यानी कि वो लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उस निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत ही हो जाती है, उसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय की भावना हम की भावना पर आधारित होती है। यानी कि प्रसार कार्यक्रम, जब हम प्रसार शिक्षा में इस हम की भावना को लेकर चलते हैं तो ये माना जाता है कि ये एक शक्ति की तरह कार्य कर रहा है, जिससे हम इस समुदाय का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जब हम की बात करते हैं, मैं की बात छोड़कर जब हम की बात पर आ जाते हैं तो वहां पर सबकी बात होती है। यानी अगर हम किसी कार्यक्रम की बात करें तो वो कार्यक्रम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं चलाया जाता, बल्कि उस पूरे समुदाय के लिए चलाया जाता है। अगर उसमें कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं करता है, उस पूरे समुदाय के लाभ के लिए करता है। अगर हम लोगों को शिक्षित करने जा रहे हैं तो वहां पर पूरा समुदाय अगर हमारा साथ देता है तो एक व्यक्ति के साथ पूरा समुदाय शिक्षित होता है, यानी वहां पर हम की जो शक्ति है वो आगे निकल कर आती है। अगर हम उस समुदाय के आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो वो पूरा समुदाय अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए जो कार्य करता है, वहां पर भी ये हम की शक्ति ही निकलकर सामने आती है। तो जो समुदाय के अंदर जो हम की भावना होती है, ये बहुत अच्छी भावना होती है और इसी का फायदा प्रसार शिक्षा में उठा करके जो समाज है या समुदाय है उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। अगर हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो जो समुदाय विशेष है, यानी कि जो निश्चित क्षेत्र है, जो भौगोलिक निश्चित क्षेत्र है, उसके बीच जो व्यक्ति रह रहे हैं उनमें उनके उद्देश्य मतलब सामुदायिक उद्देश्य में उनके अंतर्गत कुछ बातें आती हैं, जैसे कि
ग्रामीण मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। जब हम उस समुदाय विशेष की बात करते हैं तो वहां पर जो लोग होते हैं, शिक्षा के माध्यम से या प्रसार शिक्षा के माध्यम से हम सबसे पहले उनकी सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, उनकी मनोवृत्ति को बदला जाता है। अगर उनके अंदर जो निगेटिव थॉट्स होते हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, उनमें सकारात्मक सोच भरी जाती है। दूसरा है ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। जो समुदाय विशेष है या जो गांव है, वहां के लोगों का नेतृत्व किया जाता है, उनको सही सलाह दी जाती है या उन्हें जो जानकारियां दी जाती हैं कि वो उसका उपयोग करें, तो उपयोग करते समय उनको पूरी तरीके से उनका सहयोग किया जाता है कि वो उस कार्यक्रम को अपने जीवन में उतारें और उसका पूरी की तरीके से फायदा उठाएं। आत्मनिर्भरता का विकास, उनके बीच में आत्मनिर्भरता लाई जाती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि किसी चीज को लेकर के अगर उनके अंदर ये विचार आता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा या फिर इसको हम नहीं कर पाएंगे, तो प्रसार शिक्षा प्रसार कार्यकर्ताओं के सहयोग से या कह सकते हैं कि हम की भावना वाले शक्ति के सहयोग से उनके अंदर ये मोटिवेशन लाती है, ये आत्मविश्वास लाती है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको किया नहीं जा सकता है। मेहनत अवश्य है, परंतु अगर उस काम को हम करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और ये सोच करके ही हम जो गांव वाले हैं या जो ग्रामीण जनता है या जो ग्रामीण समाज है, उनके अंदर आत्मविश्वास भरा जाता है या आत्मविश्वास का विकास किया जाता है। आर्थिक सुविधाओं की उपलब्धि कराना, उन्हें ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है समुदाय के लोगों को या उस विशेष क्षेत्र के लोगों को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जिनका फायदा उठा करके वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इन सुविधाओं से उन्हें अवगत कराया जाता है, इन सुविधाओं की उन्हें जानकारी दी जाती है ताकि वो अपने जीवन में उनको सही ढंग से उतार सकें। युवा शक्ति की सहभागिता, इन सभी कार्यों को करने के लिए जो उस विशेष क्षेत्र के युवा वर्ग होते हैं उनका सहयोग लिया जाता है। क्योंकि जब कोई बाहर का व्यक्ति आपसे किसी बात को कहता है तो हो सकता है वो उस बात को धारण करने में आपको समय लगे या हो सकता है आप उसकी बात को इतनी आसानी से ना माने। लेकिन जब आप ही के बीच का कोई व्यक्ति किसी चीज को आपको समझाता है तो उसे आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं या बहुत आसानी से उसको अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो युवा शक्ति का सहयोग लेकर के या उनकी सहभागिता के द्वारा भी प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, मैंने अभी आपको बताया शिक्षा के अंतर्गत कि सामुदायिक विकास के लिए हो या लोगों में ज्ञान वृद्धि के लिए हो, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उन्हें जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो उनके लिए डॉक्टरी चिकित्सा है या दवा है या स्वास्थ्य के से संबंधित कोई जानकारी है या स्वच्छता से संबंधित कोई जानकारी है, तो इस तरह की चीजें भी उन्हें सामुदायिक विकास के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं या इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए चलाए जाते हैं, क्रय विक्रय केंद्रों की व्यवस्था की जाती है जिसके माध्यम से वो कार्यों को आसानी से सीख सकें और उनके द्वारा जो उत्पाद हैं उनका आसानी से क्रय विक्रय हो सके। लोग इस चीज को समझें कि समाज को या अन्य लोगों को किस चीज की आवश्यकता है और उसको बना करके या उन चीजों का उत्पादन बढ़ा करके अपनी आर्थिक स्थिति को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये तो थे सामुदायिक विकास के उद्देश्य जिनका ध्यान रख करके उस समुदाय का विकास किया जा सकता है या प्रसार शिक्षा में लोगों की जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इन उद्देश्यों को पर ध्यान दिया जाता है या ये उद्देश्य रखे गए हैं। इसके बाद आता है सांस्कृतिक उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का जो सांस्कृतिक उद्देश्य है उसका भी तात्पर्य समाज विशेष से होता है। टायलर ने कहा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर समाज की बात करें तो उस समाज की जो संस्कृति है या जो उसके नैतिक मूल्य हैं या जो उसका विश्वास है या उसकी जो प्रथा है, उनको व्यक्ति उस समाज का सदस्य होने के नाते अपने आप ही प्राप्त कर लेता है, वो उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। तो प्रसार शिक्षा उन सांस्कृतिक उद्देश्यों को या उन सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित करने का काम भी करता है शिक्षा के माध्यम से। प्रसार शिक्षा जो होती है वो लोगों में इस तरह के ज्ञान या इस तरह से उनके जीवन में बदलाव लाती है कि जो उनकी संस्कृति की जुड़ी हुई अच्छी चीजें हैं
यानी कि जो मान्य चीजें हैं उनको अपने जीवन में उतारना है, और जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको इन परंपराओं से दूर करना है। इसके अंदर जो धर्म संस्कृति का प्रमुख तत्व है, धर्म की अगर हम बात करें तो जो समाज होता है या समुदाय होता है तो वो किसी विशेष धर्म से भी जुड़ा होता है। अगर हम उसकी विश्वास, परंपरा, उत्सव, तीज त्योहार आदि तत्व धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि जो उसके तीज त्योहार हैं या जो उसकी परंपराएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो, तो प्रसार शिक्षा का ये भी उद्देश्य होता है कि वो लोगों को इन चीजों से सही ढंग से अवगत कराए और उनको दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए उनके अंदर ऐसी भावनाओं का समावेश करे या ऐसी सकारात्मक शक्ति का परिवेश करे जिससे लोग आसानी से उसको अपनाएं और एक सकारात्मक सोच के साथ में उसको आगे बढ़ाएं। जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं समाज विशेष की, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना भी प्रसार शिक्षा का ही उद्देश्य है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो अपने समाज से, अपने समुदाय से पूरी तरीके से जुड़ा होता है, यानी अपनी मिट्टी से पूरी तरीके से जुड़ा होता है, और उसे आसानी से उसको छोड़ देना उसके लिए आसान नहीं होता है। तो जो उस समाज की कुरीतियां हैं या जो संस्कृत की ऐसी चीजें जिनको कि ज्ञान के द्वारा ज्यादा सुदृढ़ किया जा सकता है, या ज्ञान के माध्यम से जो ऐसी कुरीतियां जिनको दूर किया जा सकता है तो उनको दूर करके, और जो उसके अच्छे तत्व हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जैसे कि उनकी परंपराएं हैं, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं, इन सबको सुरक्षित रखने का काम भी प्रसार शिक्षा का ही उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य में इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस धर्म विशेष से जुड़ा है या जिस जाति विशेष से जुड़ा है तो उसकी इस चीज पर हानि ना पहुंचने पाए, या उसको इस तरह का कोई कष्ट ना पहुंचने पाए जिससे उसे अपनी धर्म या संस्कृति पर ठेस पहुंचे। ये तो थी प्रसार शिक्षा के उद्देश्य जिनका ध्यान रख करके ही प्रसार शिक्षा प्रारंभ की जाती है या लोगों के बीच में पहुंचाई जाती है, और इसी के माध्यम से, इन उद्देश्यों के माध्यम से ही व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति में एक ऐसी सोच भरी जाए या व्यक्ति में एक ऐसा परिवर्तन लाया जाए जिससे उसकी जो दशा है वो सुदृढ़ हो सके, वो अच्छी हो सके, उसका जो समाज है वो ऊंचा उठ सके, उसकी जो आर्थिक दशा है वो मजबूत हो सके, और वो भी एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके। बच्चों, उम्मीद है आपको प्रसार शिक्षा के उद्देश्य सही से समझ में आ गए होंगे। 5 ही पॉइंट हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप उसको मुझसे व्हाट्सएप पे आसानी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।